है वो होगा न्यूक्लियर मॉडल्स। न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में हम जानेंगे, न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है, टोटल हम समझेंगे। न्यूक्लियर मॉडल, यहाँ पर 4 न्यूक्लियर मॉडल हैं, लेकिन इसमें से 2 न्यूक्लियर मॉडल जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमारा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, दूसरा हमारा सेल मॉडल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा वो हम पढ़ेंगे सेल मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो न्यूक्लियर मॉडल एक्चुअली में है क्या? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मॉडल एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, मतलब न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूक्लियर मॉडल का यूज करते हैं। बात ध्यान समझिएगा, ठीक। मतलब किसी भी न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी को अगर हमें एक्सप्लेन करनी है तो हम उसे न्यूक्लियर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब इसमें सबसे पहला 4 मॉडल इसमें बताए गए हैं: अल्फा पार्टिकल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेल मॉडल एंड कलेक्टिव मॉडल। जिसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट यही दोनों होते हैं और यही दोनों आपके पेपर में आते भी हैं। ये इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट। और हाँ, अगर आपको पढ़ना हो ये दोनों मॉडल, ये और ये मॉडल, तो आप लोग अपने मन से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है, कुछ भी उसमें स्पेशल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेल मॉडल। सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो कि हम आज पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, यहाँ पर लिखेंगे द लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। ये बोर के द्वारा प्रपोज किया गया था इन 1937, मतलब 1937 ईस्वी में नील्स बोर ने इस मॉडल को प्रपोज किया था या इस मॉडल को दिया था, ठीक। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है विजेकर एंड बेथ डेवलप ए सेमी इंपिरिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विच गिव एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी कर्व। हम इसके पहले पढ़े थे बॉन्ड एनर्जी कर्व के बारे में। अगर आपने ना पढ़ रहा हो तो हम एक बार आपको फिर से दिखाना चाहेंगे बॉन्ड एनर्जी कर्व होता क्या है। तो हमने ये शुरुआत में आपको बताई थी कुछ इस प्रकार से, इट इज़ ए बॉन्ड एनर्जी कर्व, जो कि आपको एग्जैक्टली डिटरमाइन होगा इस न्यूक्लियर सेल मॉडल के द्वारा, सॉरी न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल के द्वारा। ये जो आप कर्व देख रहे हो, अगर हम न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल के द्वारा इस कर्व को डिराइव करते थे तो ये कर्व एग्जैक्टली सेम आता था, जो कि किसी, जैसे मान लीजिए अगर ये फ्लोरीन ले लिया गया, जितना इसकी हमारी बाइंडिंग एनर्जी बताई जा रही है वो इतना कंफर्म एक्यूरेट इस मॉडल में नहीं था। मॉडल क्या, एक प्रकार से हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ रहे थे। तो ये जो न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल था, इसके अनुसार लिक्विड ड्रॉप मॉडल जिसे आप बोलते हो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अनुसार जो कर्व आप डिराइव करते हो वो एग्जैक्टली जो एटम की बाइंडिंग एनर्जी होती है उसके अनुसार एकदम एग्जैक्टली, लगभग एग्जैक्टली प्रूफ उतरा था, ठीक। तो मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व एकदम एग्जैक्टली शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि दिस मॉडल मेक कंपैरिजन ब्लू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक, एंड ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इसमें, इस मॉडल में हम किसी भी न्यूक्लियस का एक लिक्विड ड्रॉप से कंपैरिजन करते हैं। मतलब जो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को भी बताया जाता है न्यूक्लियस भी गोला है और लिक्विड ड्रॉप भी गोला होता है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं। अब वो सिमिलैरिटी क्या क्या होती है उसमें, न्यूक्लियस में एंड लिक्विड ड्रॉप में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मॉडल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो कंपैरिजन है वो हमारा ड्रॉप ऑफ लिक्विड के साथ किया जाता है। मतलब लिक्विड ड्रॉप के साथ हमारा कंपैरिजन यहाँ पर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल क्वांटम पार्टिकल। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर बहुत 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 स्मॉल होता है और ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसे क्वांटम पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। दिस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, और यह जो न्यूक्लियस होता है ये एटम के सेंटर में पाया जाता है। एंड अज्यूमिंग न्यूक्लियस बिहेव लाइक ए ड्रॉप मॉडल, ड्रॉप ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी ड्रॉप ऑफ लिक्विड होना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम न्यूक्लियस को किसकी तरह बिहेव करते हैं। मतलब ऐसा हमने मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जो न्यूक्लियस होता है वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड के बूंद की तरह बिहेव करता है, ऐसा हमने इस मॉडल में माना है। मतलब इसमें सबसे पहले समझेंगे जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ये नील्स बोर के द्वारा प्रपोज किया गया था 1937 में, जिसको विस्कर और बेथ ने डेवलप किया एक सेमी इंपिरिकल फार्मूला के द्वारा। सेमी इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे लास्ट में आपको मिलेगा सेमी इंपिरिकल फार्मूला, वो डेवलप किया गया। उस डेवलप के अनुसार कि उस इंपिरिकल फार्मूला के अनुसार हम ये बता सकते थे कि जो बॉन्ड एनर्जी कर्व था वो एग्जैक्ट निकल के आता था, एग्जैक्ट किसी की बाइंडिंग एनर्जी शो कर रहा था। और दिस मॉडल मेक कंपैरिजन ए न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये जो हमारा
कंपैरिजन होगा ये न्यूक्लियस और ड्रॉप ऑफ लिक्विड के बीच में होगा। न्यूक्लियस इज ए वेरी स्मॉल क्वांटम पार्टिकल, न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटम पार्टिकल होता है, एंड ये जो होता है एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। ऐसे हमने मान लिया जो न्यूक्लियस है वो बिहेव लाइक ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड। बस इतना कहा गया, यहाँ तक क्लियर। आगे चला जाए, यहाँ पर ये पॉइंट जो आप ब्लू देख रहे हैं ये ब्लू पॉइंट नहीं होगा, ये बिट बीन होगा। बात समझ में आई? वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं क्या क्या सिमिलरिटी थी ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड न्यूक्लियस में। मतलब क्यों आखिर, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड माना तो गया, मान लेते हैं हम भी, हाँ इस प्रकार मान सकते हैं, लेकिन कोई बेस होना चाहिए, कुछ न कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी तो आप मान सकते हो ना, तभी तो आप मान सकते हो। अगर कुछ सिमिलरिटी होगी तभी तो आप मान सकते हो कि वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, अदरवाइज कैसे मानोगे आप। तो हेडिंग आप लोग लगा लेंगे सिमिलरिटी बिटवीन न्यूक्लियस एंड ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अब हम न्यूक्लियस में और ड्रॉप ऑफ लिक्विड में क्या क्या सिमिलरिटी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड। हम सिमिलरिटी देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी जो होती है, फर्स्ट सिमिलरिटी, आप लोग फटाफट से लिखिएगा। फर्स्ट सिमिलरिटी, बोथ द न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड, समझिएगा, बोथ द न्यूक्लियस एंड ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। न्यूक्लियस के पास भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एंड लिक्विड ड्रॉप में भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? एग्री हो, मतलब जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में कैसे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। न्यूक्लियस में अगर देखें, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियंस होते हैं। जो न्यूक्लियंस होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा। तो इसमें छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। ऐसा तो है नहीं 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन हो गए, नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियंस। हालांकि ये हमारा न्यूक्लियस है, टोटल ओवरऑल न्यूक्लियस है, बट ये इसके अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो यही बताया गया कि बोथ द न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की ड्रॉप में देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो यही चीज बताया गया, बोथ द न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या सिमिलरिटी थी कि बोथ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में भी एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड आर होमोजीनियस, मतलब दो के दोनों हमारे होमोजीनियस होते हैं। अब ये आप जानते हो कि जो न्यूक्लियस भी हमारा होमोजीनियस होता है एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी हमारा होमोजीनियस होता है, एंड इनकम्प्रेसिबल, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड दो के दोनों हमारे होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। भाई लिक्विड, ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजीनियस होता है, एंड हमारा न्यूक्लियस भी इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजीनियस होता है। तो हमारा दोनों में सिमिलरिटी यही मिली कि जो बोथ न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड, न्यूक्लियस और ड्रॉप ऑफ लिक्विड हमारे दोनों होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्लियर होता है? नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए। जैसे हम किसी न्यूक्लियर की मास डेंसिटी की बात करें, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियर हो गया, सपोज दैट ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर हो गया। तो इसका जो मास डेंसिटी होगा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इसके सेंटर पर, और ये धीरे 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 कम हो जाएगा। इसके सरफेस पर आते आते इसका डेंसिटी जो हो जाएगा सबसे कम हो जाता है। ठीक, वही चीज यहां पर लिखा जा रहा है, द न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स इंटायर वॉल्यूम एंड ड्रॉप टू जीरो नियर बाउंड्री सरफेस जस्ट लाइक ए लिक्विड ड्रॉप। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है कांस्टेंट थ्रू आउट इट इंटायर वॉल्यूम, इसकी इंटायर वॉल्यूम में, मतलब पूरे के पूरे वॉल्यूम में, मतलब यहाँ 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 जितनी भी अगर इसकी जो मास डेंसिटी होती है पूरे न्यूक्लियर की, जो उसकी वॉल्यूम, पूरे इंटायर वॉल्यूम में जो मास डेंसिटी होती है वो लगभग लगभग कांस्टेंट होती है, बट ड्रॉप टू जीरो नियर द बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस के नज़दीक, मतलब ये जो बाउंड्री सरफेस हमारा दिख रहा है इसके जस्ट नज़दीक आते ही इसका जो मास डेंसिटी है वो लगभग लगभग जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो मास डेंसिटी होगी, मास डेंसिटी वो हमारा जीरो हो जाएगी, मास डेंसिटी बिकम जीरो। तो यहाँ पर आप समझिएगा यही काम हमारा लिक्विड ड्रॉप में भी होता है। आपको याद होगा लिक्विड ड्रॉप में भी ऐसा सेम होता है, पूरे इंटायर वॉल्यूम में जो डेंसिटी होती है लिक्विड ड्रॉप की वो हमारी कांस्टेंट होती है, बट नियर द बाउंड्री that mass density become zero या drop to zero। ये भी हमारी सिमिलरिटी मिली। तो तीनों सिमिलरिटी एक बार फिर से आप लोग ध्यान देंगे कि both the nucleus and
लिक्विड मतलब न्यूक्लियस में भी एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी दोनों के पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये सिमिलरिटी हो गई। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि न्यूक्लियस में भी और ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी दो के दोनों होमोजीनियस होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दूसरी सिमिलरिटी। तीसरी सिमिलरिटी होती है कि न्यूक्लियस में भी एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी दो के दोनों में, चाहे हम बात करें न्यूक्लियस की, चाहे हम बात करें ड्रॉप ऑफ लिक्विड की, दो के दोनों में, चाहे न्यूक्लियस है या फिर ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, दोनों में जो इंटायर वॉल्यूम की डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी होती है, वो लगभग कांस्टेंट होती है, मतलब चेंज नहीं होती है, ना तो सबसे ज्यादा सेंटर पर ना तो किनारे बगल, ऐसा नहीं होता है। सही हमने बता दिया था बीच में सबसे ज्यादा होती है, बट ऐसा नहीं होता। ओवरऑल वॉल्यूम में जितनी भी इंटायर वॉल्यूम में मास डेंसिटी होती है वो लगभग कांस्टेंट ही होती है, लगभग क्या एग्जैक्टली कांस्टेंट होती है। बट जब हम बात करें बाउंड्री सरफेस की, बाउंड्री सरफेस पर उसका डेंसिटी लगभग जीरो हो जाता है, ड्रॉप टू जीरो नियर द बाउंड्री सरफेस, ये लिखा गया है ना, ड्रॉप टू जीरो नियर द बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस के नियर में वो लगभग जीरो हो जाता है। उम्मीद करते हैं 3 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो पहले समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस होते हैं इंटरैक्ट स्ट्रांगली ओनली विद द नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियंस, मतलब जो न्यूक्लियंस होते हैं वो अपने पास के न्यूक्लियंस से ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरैक्ट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरैक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा लिक्विड ड्रॉप में भी। मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें तो कुछ यही प्रकार बताया जा रहा है, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करें कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके बीच में हमारे न्यूक्लियंस हैं, इसके बीच में ये हमारे मान लो ये न्यूक्लियंस कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये न्यूक्लियंस ये इस प्रकार से हमारे इसमें न्यूक्लियंस है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं ना, इस प्रकार से पड़े हुए हैं। अगर हम चर्चा करें किसी एक की, सपोज दैट हम चर्चा कर लें किसी इस न्यूक्लियन की चर्चा करें, अगर हम किसी इस न्यूक्लियन की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किसके साथ होगा ये बताइएगा आप। सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किसके साथ होगा? ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट होगा सबसे ज्यादा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके और इसके। क्या ये इतना ही स्ट्रांगली इंटरेक्ट होगा इसके साथ भी? बताइएगा, क्या इसके साथ भी उतना ही स्ट्रांगली इंटरेक्ट होगा? नहीं। नियरेस्ट जो हमारे न्यूक्लियंस है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किसके साथ होगा? इसके साथ या फिर इसके साथ, इसके साथ। ये सब क्या है? नियरेस्ट एटम है, नियरेस्ट न्यूक्लियंस है। तो ये जो इंटरेक्ट करेगा सबसे ज्यादा नियरेस्ट न्यूक्लियंस के साथ करेगा। अगर हम चर्चा कर लें इसकी तो ये अपने पास वाले न्यूक्लियंस से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। क्या यही इंटरेक्शन इसके बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही चीज बताई जा रही है, यही सेम पॉइंट होता है हमारा उसमें क्या बोलते हो आप, लिक्विड ड्रॉप। मान लो ये हमारा लिक्विड ड्रॉप हो गया, सपोज दैट ये हमारा लिक्विड ड्रॉप। वैसे भी हमसे गोला बनता नहीं तो आप लोग मैनेज कर लिया करो, माना कि गोला है, सब लोग साइंस के बच्चे सब कुछ मान लेते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि ये गोला है, ऐसा मान लीजिए, क्या बुरा है जी, मान लिया करो। तो ऐसा हमने माना कि ये क्या है, इट इज ए स्फीयर। ये क्या है? एक प्रकार की लिक्विड ड्रॉप है। इसमें भी जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए जो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये देखिएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये जो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे अपने नियरेस्ट एटम के साथ। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है नियरेस्ट एटम के साथ, ज्यादा स्ट्रांगली ये बधे हुए होते हैं। यही सेम इसमें भी होता है। तो दो के दोनों में यही एक सिमिलैरिटी निकली। ये हमारा लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, और ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। बात समझ में आई? ये हमारा क्या है? सिमिलैरिटी है, ये हमारी सिमिलैरिटी है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट एग्जैक्टली बोला क्या। फोर्थ पॉइंट एग्जैक्टली क्या कर रहा है? इन ए न्यूक्लियस, समझिएगा, इन ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्ट स्ट्रांगली ओनली विद द नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं किसके साथ? नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियस, मतलब जो सबसे बगल वाले
न्यूक्लियस होंगे, जो सबसे पास वाले न्यूक्लियस होंगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उसके लिए। इट्स ड्रॉप ऑफ लिक्विड, यही चीज़ हमारी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी सिमिलर होती है। इन विच द मॉलिक्यूल्स ओनली इंटरेक्ट विद द नेबरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब उसमें क्या होता था, जो न्यूक्लियस है वो अपने सबसे नियरेस्ट न्यूक्लियस से, नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन शो करते थे। जो लिक्विड ड्रॉप में होता है, लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है कि इसमें लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स सबसे नज़दीक वाले मॉलिक्यूल्स से ही इंटरेक्ट होते हैं, उससे ही एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। मतलब सबसे पास वाले मॉलिक्यूल्स के साथ ही ये इंटरेक्ट होते हैं सबसे स्ट्रांगली। तो ये दोनों हमारी क्या आई जी, उसमें न्यूक्लियस, इसमें मॉलिक्यूल्स है, तो सिमिलरिटी ही शो कर रहे हैं। मतलब नेचर दोनों का सिमिलर है कि सबसे नियरेस्ट न्यूक्लियस या नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स के द्वारा इनका इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि बॉथ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब न्यूक्लियस और ड्रॉप ऑफ लिक्विड दोनों सो सरफेस टेंशन इफेक्ट, सरफेस टेंशन इफेक्ट शो करते हैं। मतलब जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड होता है, आप पढ़े होंगे सरफेस टेंशन इन ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। वहाँ पर क्लास 11 में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको मिला था ड्रॉप ऑफ लिक्विड। एंड न्यूक्लियस सो सरफेस टेंशन इफेक्ट, ये सरफेस टेंशन इफेक्ट शो करता है। सरफेस टेंशन इफेक्ट होता क्या है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। जो सरफेस टेंशन इफेक्ट होता है वो ये शो करता है, ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम अब बात करें किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड की, सपोज दैट हम चर्चा कर लेते हैं किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड की। ये मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, पता नहीं कौन सा गोला बनता है जी, इट इज़ ए न्यूक्लियस, ऐसा हमने माना। ये सरफेस टेंशन शो करता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, हम रेड को न्यूक्लियस से शो कर रहे हैं और ब्लैक को हम ड्रॉप ऑफ लिक्विड से। ये मान लो ये कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड, इट इज़ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये हमारा कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड है। एंड ये हमने मान लिया कि हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि अगर समझिएगा सरफेस टेंशन शो कर रहा है तो मतलब ये सिकुड़ने का प्रयास करता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, कोई भी शेप जो होता है, चाहे वो हमारा ड्रॉप ऑफ लिक्विड हो, जिसमें अगर सरफेस टेंशन इफेक्ट पाया जाता है, वो सबसे छोटा सा छोटा शेप लेने का प्रयास करता है। सबसे छोटा वॉल्यूम या एरिया किसका होता है, हमारा स्फेयर का, इसलिए वो स्फेरिकल होता है। तो ये देखेंगे, ये बाहर से अंदर की ओर खिंचाव होता है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर के पार्टिकल द्वारा खींचे जाते हैं। ये देखिएगा, ये अंदर के पार्टिकल द्वारा खींचे जाते हैं। तो ये होता है हमारा सरफेस टेंशन। एंड सेम प्रॉपर्टी हमारी इसमें भी होती है, सेम प्रॉपर्टी न्यूक्लियस में भी। बाहर के जो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि अगर इस पर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस पे इधर फोर्स लगेगा, इधर पे फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स, क्या बाहर की ओर लगेगा, नहीं लगेगा, बाहर की ओर फोर्स नहीं लगेगा। इसकी बात करें तो इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। बट बाहर के जो न्यूक्लियस होंगे उस पर अंदर की ही ओर फोर्स लगेगा, ये ऐसे 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 अंदर की ही ओर फोर्स लगता है, इसलिए ये सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। और शेप इनका कैसे हो जाता है, शेप एज ए स्फेरिकल, शेप इनका स्फेरिकल हो जाता है। मतलब बोथ न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड, दो के दोनों में सरफेस टेंशन का इफेक्ट शो होता है, सरफेस टेंशन पाया जाता है, जिसके कारण इन दोनों का जो नेचर होता है, या हम बोल सकते हैं इन दोनों को जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। क्लियर, यही पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है। बोथ द ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड न्यूक्लियस शो सरफेस टेंशन इफेक्ट, ये सरफेस टेंशन इफेक्ट शो करता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस जस्ट लाइक ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड्स टू स्फेरिकल इन द शेप ऑफ एब्सेंस ऑफ अदर फोर्स। मतलब सिंपल ये बताया जा रहा है कि ये सरफेस टेंशन इसमें पाया जाता है, इसलिए ये एक प्रकार से स्फेरिकल शो करता है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट करा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज एनालॉग टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कोई न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस में होता है बाइंडिंग एनर्जी, ये न्यूक्लियस में हमारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। एंड जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ठीक, लिक्विड है, उसमें क्या होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो लिक्विड के हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होती है। समझिएगा, न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो लिक्विड के हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होती है। मतलब इसको अगर हम पॉइंट में नोट करना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। मतलब बात समझ में आई। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड के बराबर होती है। अब लिक्विड में बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ना होगी, वो तो न्यूक्लियस में होती है ना। तो वैसे ही जैसे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी वैसे लिक्विड का हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी हमारी सिमिलरिटी में आ गया। नेक्स्ट 7वां पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, 7वां पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या कर रहा है कि द सिमिलरिटीज इज रिएक्टेड to fission and fusion. When you have a drop of liquid, then they can merge together to form large of the liquid, and when you have a large liquid of drop of liquid, then it can break apart of become to individual small separation या separate drop of liquid. This is very much similar to fission and fusion of nuclei. ये न्यूक्लियाई होना चाहिए था ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब इतना बड़ा टॉपिक देख करके आपका दिमाग तो मतलब सोच रहे पता नहीं क्या बता रहे हैं। टेंशन ना लो, इसके कहने का मतलब सिमिलर एक छोटा सा चीज़ है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर देखिएगा, जैसे सपोज दैट न्यूक्लियर फिजन आपने पढ़ा रहा होगा, हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक तो होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन, एक होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन, और एक होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें अंतर क्या है? न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, कोई बड़ा हमारा न्यूक्लियर रहता है, वो टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई बड़ा एलिमेंट ले ले, तो वो अगर टूटता है, चाहे हम उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, तो वो जब टूटता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियर फिजन, विखंडन जिसे आप बोलते हो। विखंडन का मतलब समझते हो आप लोग, टूटना। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहता है, FUSION। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, संगठन। मतलब क्या करता है, इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं। ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही चीज आपका लिक्विड ड्रॉप में भी पाया जाता है। लिक्विड ड्रॉप में भी पाया जाता है। कैसे? अगर आप मान लो कुछ इस प्रकार से रख दिए लिक्विड को, जैसे मान लीजिए कोई एक लिक्विड ड्रॉप था छोटा सा, इसके ऊपर कोई लिक्विड ड्रॉप और गिरा दो, तो ये फाइनली कैसे हो जाता है, एक बड़ा सा लिक्विड का रूप धारण करता है कि नहीं धारण करता, बोलो। तो अगर हम यहाँ पर फिजन लिखें, तो फिजन मतलब ये समझिएगा कोई एक बड़ा सा लिक्विड है, बड़ा सा लिक्विड की ड्रॉप है गोली सी, अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये दो छोटी छोटी गोलियों में टूट जाएगा, या और भी टूट सकता है। तो एक प्रकार से इसका फिजन भी होता है। एंड अगर दो छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉप मिला दी जाएं, भी दी जाएं, क्या हो जाएगा, एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप बना लेती है। भाई कभी भी आप भी टेस्ट करिए होंगे, दो छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉप रखिए, देखिए दोनों में फ्यूजन होता है, दोनों मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूजन होता है। मतलब चाहे हम न्यूक्लियस की बात करें, ये पॉइंट हमारा था, ऊपर का पॉइंट ये था हमारा न्यूक्लियस की, चाहे हम न्यूक्लियस की बात करें या फिर हम लिक्विड ड्रॉप की बात करें, दो के दोनों में, न्यूक्लियस में एज वेल एज लिक्विड ड्रॉप में, दोनों में फ्यूजन भी होता है एंड फ्यूजन भी होता है। मतलब सिमिलरिटी क्या मिली कि दो के दोनों में, बोथ न्यूक्लियस एंड लिक्विड ड्रॉप, दो के दोनों में हमारा फिजन और फ्यूजन का रिएक्शन होता है। बस वही चीज़ हमारा नीचे लिखा जा रहा है। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं ये सातों पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये जो लिखा जा रहा है वही पॉइंट लिखा गया कि बड़ी बूंद को ब्रेक करके छोटी छोटी बूंदों में टूट दिया जाता है, जिसके कारण यह होता है हमारा फिजन। और जो छोटी छोटी बूंदों से मिला करके एक बड़ी बूंद बनती है, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में भी होता है, यह होता है हमारा फ्यूजन। वही चीज़ हमारी बोली गई। तो ये चीज़ हमें मिला 7 के सातों पॉइंट। उम्मीद करते हैं ये सातों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और PDF नोट्स चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर PDF नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर बात तो ये आती है, जब आप लोग सिमिलरिटी देख लिए तो यहाँ पर आपने समझा कि किसी भी बाइंडिंग एनर्जी को प्राप्त करने के लिए या बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एग्जैक्टली दिखाने के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला की ज़रूरत होती थी। एम्पिरिकल फार्मूला से आप करेक्ट डिवाइड निकाल सकते थे। यहाँ पर पॉइंट लिखा जा रहा है, ये देखिएगा। लिक्विड ड्रॉप मॉडल was proposed by Niels Bohr in 1937. Whisker and Waith developed a semi-empirical formula for binding energy. बाइंडिंग एनर्जी के लिए सेमी इंपिरिकल फार्मूला डिराइव कराए थे। अब सेमी इंपिरिकल फार्मूला आया कहाँ से, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। होता क्या है सेमी इंपिरिकल फार्मूला, वहाँ से हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखेंगे क्या एग्जैक्टली ये बता रहा है या नहीं बता रहा है। और ये एग्जैक्टली बताता था, दैट इज एक्सपेरिमेंट। मतलब जो किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी होती थी वो ये इंपिरिकल फार्मूला निकाल के देता था। मतलब प्रैक्टिकली जो डिटरमाइन होता था, मान लो कोई सा भी एलिमेंट लो, मान लो हम ऑक्सीजन ले लिए, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिकली डिटरमाइन थी, वो इंपिरिकल फार्मूला के द्वारा निकाल ली जाती थी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इंपिरिकल फार्मूला हम निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सेमी इंपिरिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सेमी इंपिरिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे सेमी इंपिरिकल फार्मूला के बारे में। और सेमी इंपिरिकल फार्मूला आपका आएगा कहाँ से, आपको डिराइव करेंगे। कोई भी फार्मूला आप डिराइव करते हैं तो कहाँ से आता है, तो वही चीज देखेंगे। जो सेमी इंपिरिकल फार्मूला होगा वो आएगा कहाँ से, वो आएगा 5 एनर्जी टर्म से, जो कि पांचों एनर्जी टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी। 5 की पांचों एनर्जी टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप सेमी इंपिरिकल फार्मूला निकाल पाओगे, याद रखना। तो सबसे पहली जो एनर्जी टर्म आप पढ़ोगे वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म पढ़ोगे। सबसे पहली एनर्जी टर्म वॉल्यूम एनर्जी टर्म। दूसरी जो एनर्जी टर्म आएगी वो सरफेस एनर्जी टर्म। फिर हमारा कूलम्बिक एनर्जी टर्म। फिर हमारा एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म एंड आफ्टर इट पेरी एनर्जी टर्म। 5 के पांचों एनर्जी टर्म आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल है, सब समझ में आएगा और मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। जब 5 के पांचों एनर्जी टर्म हम पढ़ लेंगे तो हम करेंगे क्या, जो सेमी इंपिरिकल फार्मूला निकलेगा वो टोटल एनर्जी बताता है, क्योंकि आप एनर्जी ही तो निकाल रहे हो ना, किसी की बाइंडिंग एनर्जी जो निकाल रहे हो वो सेमी इंपिरिकल फार्मूला बताता है। जो सेमी इंपिरिकल फार्मूला होता है वो बताता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इन पांचों के एनर्जी टर्म के योग के बराबर होती है। द सम ऑफ ऑल these 5 एनर्जीज, जो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी किसी भी एलिमेंट की, जो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी वो इन पांचों एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो आप निकालोगे इंपिरिकल फार्मूला कैसे, जो बाइंडिंग एनर्जी आएगा आपका वो आएगा। तो लेकिन उससे पहले हम आपको 5 के पांचों, ये जो पांचों हमारे एनर्जी टर्म हैं, इसको हम एक ग्राफ, क्या आपको हम फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कैसे एग्जैक्टली ये एनर्जी टर्म लागू कैसे होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दिखाया क्या जा रहा है। जो वॉल्यूम एनर्जी है, वॉल्यूम एनर्जी है किसके किससे, जैसे मान लो कोई भी एटम ले लीजिए, जैसे मान लो यही एटम लिया गया है, ये अपने नियर बाई जितने भी एटम हैं उसके बीच में अप्लाई हो रहा है, ठीक। जो है चाहे जो सा भी ले लीजिए, चाहे हम इसको अगर ले लेंगे, ये अपने नियर बाई से अप्लाई करेगा, ये देखिएगा जो इसके पास होंगे, दूर वाले से नहीं, पास वाले से। सरफेस एनर्जी टर्म जो होगा भाई सरफेस पर लगता है, सरफेस पर, ये कहीं भी लगता है, ये सरफेस पर जो लगता है, सरफेस पे ऊपर की तरफ लगता नहीं, सिर्फ यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर। अगर हम बात कर लें इसी की तो ये यहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर। ये सरफेस एनर्जी टर्म है। क्या है, सरफेस एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म। कूलम्बिक एनर्जी टर्म क्या होता है, कूलम्बिक एनर्जी टर्म जैसे मान लीजिए यही हम ले लिए, अगर हम एक को न्यूट्रॉन मानेंगे एक प्रोटॉन, ये क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 ही होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर बाहर की ओर होता है। ऐसा हमने मान लिया जो प्रोटॉन है वो रेड कलर है, ऐसा हमने माना। आगे चल के आप कुछ भी मान सकते हो, आप व्हाइट को आप प्रोटॉन मान सकते हो, रेड को न्यूट्रॉन मान सकते हो, आपके मानने के ऊपर डिपेंड है, जैसा भी आप मानोगे उस प्रकार आप सॉल्व करोगे। ऐसा हमने माना कि जो रेड है ये है प्रोटॉन, ऐसा हमने मान लिया, जो रेड है वो क्या है, प्रोटॉन। एंड जो हमारा वाइट है वो हमारा है न्यूट्रॉन, ऐसा हमने मान लिया, ठीक। तो ये जो प्रोटॉन है ये अपने प्रोटॉन पर ही एनर्जी अप्लाई करता है, ये देखिएगा ये इंटरेक्ट होगा, ये देख पा रहे हैं ना, ये हमारा कूलम्बिक एनर्जी पढ़ोगे। एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करता है एसिमेट्रिक एनर्जी, देख रहे हो ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करता है। क्या कभी न्यूट्रॉन के बीच में कार्य किया, नहीं। और जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच ऐसे अप्लाई होती है, देख पा रहे हैं ना, न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच में, देख पा रहे हैं।
ये हमारा पेयरिंग एनर्जी होती है। हालांकि जब अभी हम समझेंगे तो आप डिटेलिंग में समझोगे, तभी इस फिगर का मतलब आप एग्जैक्टली समझ पाओगे। अभी तो कम समझ में आ रहा होगा, जब हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो एनर्जी टर्म है वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे क्या, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम एनर्जी टर्म। वॉल्यूम एनर्जी टर्म क्या होता है, इसके बारे में आइए हम चर्चा कर लेते हैं। तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म क्या कहता है, इट बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट all the nucleons inside the nucleus are experience attractive force due to the nearest neighboring nucleons। मतलब जितने भी न्यूक्लियंस होते हैं सब अपने बगल वाले न्यूक्लियंस के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स शो करते हैं। तभी देखते हैं ना, ये देख पा रहे हैं ना, जैसे ये एक न्यूक्लियंस हो गया, ये अपने बगल वाले को अट्रैक्ट किए रहेगा। देख पा रहे हैं, बगल वाले को अट्रैक्ट किया रहेगा। इसकी बात करें, ये अपनी बगल को अट्रैक्ट किए रहेगा, ये ऐसा। हर एक न्यूक्लियंस अपने नेबरिंग न्यूक्लियंस के द्वारा एक अट्रैक्टिंग फोर्स अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दिस लीड्स टू स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यही इसी के कारण न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि जितने भी एटम हैं, जितने भी न्यूक्लियंस कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। अगर हम मान लो हमारे पास दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, दो न्यूक्लियंस है। मान लो ये न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस, एक हमारा प्रोटॉन, और हमने उसमें से दो एटम ले लिया, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो अगर हमने मान लिया बाइंडिंग एनर्जी क्या है इसकी, यू है। मतलब जो एक एटम होगा, एक न्यूक्लियंस होगा, अगले वाले न्यूक्लियंस से दो न्यूक्लियंस ऐसे हमने मान लिया। कोई भी हमारा न्यूक्लियस है उसमें कई सारे न्यूक्लियंस होते हैं। न्यूक्लियंस किससे बने होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो हमने मान लिया कोई दो न्यूक्लियंस है, और दो न्यूक्लियंस एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बंधे। जब अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बंधे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी हमने मान लिया यू। आप कुछ भी मान सकते हो, ई मान सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी हमने मान लिया यू है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस अगर आप निकालोगे तो ये देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कैसे निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होती है बाइंडिंग एनर्जी अपान कितने न्यूक्लियंस हैं, यही तो है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो यही तो होगा ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपान ए पर न्यूक्लियंस। तो बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियंस है, तो एक बाइंडिंग एनर्जी कितनी है यू, और कितने न्यूक्लियंस है, दो, एक और दो न्यूक्लियंस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितना निकलेगा, यू अपान 2। यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आएगी, ये बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी हमारी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो हमारी बराबर होगी वो वॉल्यूम एनर्जी के बराबर होगी। ईवी मतलब वॉल्यूम एनर्जी, ईवी अपान ए इक्वल टू यू अपान 2 लिखेंगे। या फिर ईवी की जो वैल्यू आएगी वो इधर ए जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू यू अपान 2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे। अगर यहाँ पर एक के दो के बजाय और सारे न्यूक्लियंस होते, मतलब मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 10 इस प्रकार से होते, तो कैसे निकालते। मान लो यहाँ पर हमारे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 न्यूक्लियंस है। सातों न्यूक्लियंस मान लेते हैं हम, कोई भी एक न्यूक्लियन है जो कि चारों को, छहों को वो अट्रैक्ट किया रहा है। ऐसे इस न्यूक्लियन की चर्चा करेंगे तो ये अपने वाले बगल वाले से ऐसे अट्रैक्ट हुआ रहेगा। इसकी चर्चा करेंगे तो ये बगल वाले को अट्रैक्ट किया रहेगा, ऐसे सभी अपने बगल के ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे हमने मान लिया कि कोई जो न्यूक्लियस है, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये अपने बगल वाले न्यूक्लियंस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियंस, ठीक, न्यूक्लियस अलग चीज़ है, न्यूक्लियंस अलग चीज़ है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस होते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कैसे निकलेगा भाई, सिंपल है ना, सिंपल है। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितने एटम थे, यहाँ पर 2 एटम थे ना, यहाँ पर 2 एटम थे। अब यहाँ पर कितने एटम हैं, 7 एटम, लेकिन इंटरेक्शन कितने हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरेक्शन हुआ है। क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की, यहाँ पर हमारी वैल्यू आने वाली है, ये 6 इंटू यू बाई 2 हो जाएगा भाई। 6 इंटरेक्शन मिले ना, यहाँ पर कितने इंटरेक्शन मिले थे, 1, तो वहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू यू बाई 2, कोई अंतर नहीं मिलेगा। जितने इंटरेक्शन मिलेंगे, जितने बॉन्ड एक प्रकार से मिलेंगे, तो 6 इंटू यू बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। देखो अब फिर से समझो, जैसे मान लो हम क्या कर रहे थे, 2 न्यूक्लियस था हमारे पास, एक ये और एक ये, ऐसा 2 न्यूक्लियस हमारे पास था। इसके बीच में अगर हम इंटरेक्शन देख रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस देख रहे थे, तो इसमें कितने बॉन्ड है, 1 इंटू
बाइंडिंग एनर्जी यू हमने माना था पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितने हैं 2। ऐसे अगर हमारा रहा होता 1 2 और ये 3 एटम रहे होते माना ऐसे, इसमें ऐसे इंटरेक्शन होता। तो यहाँ पर देखो इसके और इसके लिए कितना आता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना आता U/2, और इसके और इसके लिए कितना हो जाता प्लस U/2, कितना हो जाता 2U/2। ऐसे इसी प्रकार से सपोज दैट हमारे पास और एटम होते 1 2 3 4 5 6 एटम होते, ऐसे हमारे पास 6 एटम होते या 7 एटम होते। तो अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसे निकालते, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसे निकालते, मान लो एक इंटरेक्शन इससे होता 2 3 4 5 और 6, ठीक। इसके लिए कितना आता U/2, इसके लिए U/2, इसके लिए U/2, इसके लिए U/2, ऐसे सभी के लिए आ जाता। तो प्लस में U/2 प्लस में U/2 6 हो गए ना, कितना है 6U/2 आया कि नहीं आया, वही चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3U बचेगा। तो कितना बचा EV की वैल्यू आ गई, इधर मल्टीप्लाई हो गया A × 3U। तो यहाँ पर हमने क्या किया समझो, यहाँ पर हमने क्या किया 3U को हमने मान लिया कोई एक टर्म A1, कोई टर्म क्या मान लिया A1, A1 क्या है यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, A1 क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर A1 क्यों माना, अभी हम कभी कभी -A2 भी मानेंगे, -A1 A2 A3 ऐसे 5 हमारे एनर्जी टर्म है, तो हम 5 कांस्टेंट लेंगे। तो हम कभी कभी माइनस भी मानेंगे, तो माइनस क्यों मानेंगे, क्योंकि आप जब वैल्यू हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दिखाई देगी तब हम माइनस मानेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा था, आप जितना ज़्यादा ए की वैल्यू बढ़ रही थी उतना ज़्यादा वॉल्यूम एनर्जी भी हमारी बढ़ रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर जितना ज़्यादा किसी का एटॉमिक मास ज़्यादा तो वॉल्यूम एनर्जी ज़्यादा। वॉल्यूम एनर्जी का टर्म मिल गया ना, EV की वैल्यू कितना आई A1 × A, ये याद रखना, या फिर 3U × A। 3U कहना पॉसिबल नहीं, मतलब ठीक नहीं रहेगा, सभी के लिए अलग अलग होता है, A1 × A मान लेते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी टर्म की। सरफेस एनर्जी टर्म क्या होता है, सरफेस एनर्जी टर्म हम आपको एक बार दिखा देना चाहेंगे। ये देख रही है सरफेस एनर्जी टर्म क्या होता है, ये सरफेस पर अप्लाई होता है, सरफेस के पॉइंट पर, मतलब अंदर के न्यूक्लियस द्वारा सरफेस के न्यूक्लियस को खींचा जाता है, सरफेस के न्यूक्लियस को अंदर की तरफ खींचा जाता है, तो ये हमारा लगेगा सरफेस एनर्जी टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस टर्म इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ सरफेस न्यूक्लियस ऑन द गिवन न्यूक्लियस, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी सरफेस एनर्जी विच टेंड्स टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा एरिया होगा, मान लो एक हमारा एरिया कुछ इतना है, एक हमारा एरिया न्यूक्लियस का इतना है, दूसरा न्यूक्लियस और भी बड़ा है, दूसरा न्यूक्लियस इतना अच्छा गोला बन रहा था, अगर पूरा बन गया होता तो वाह यार, फिर भी ठीक है ना। तो दूसरा न्यूक्लियस इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है जितना ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस होगा, ये बताया जा रहा है ना, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। भाई देखो यहाँ पर कोई न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस होगा, इस पे सरफेस एनर्जी ज्यादा लगेगी कि इस पे सरफेस एनर्जी ज्यादा लगेगी, बोलो। इस पे सरफेस एनर्जी ज्यादा लगेगी, इस वाले पर। क्यों? क्योंकि इस पे जो है हमारे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यहाँ पर जो हमारे न्यूक्लियस हैं वो उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर देख रहे हैं उसकी अपेक्षा न्यूक्लियस इसमें बहुत ज्यादा है, बट इसमें न्यूक्लियस जो होंगे वो कुछ ही होंगे जो कि कम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी, ठीक। विच टेंड्स टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, जो कि बाइंडिंग एनर्जी की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी या बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप वैल्यू जो लोगे वो निगेटिव में लेने वाले हो, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। दिख रहे हैं यहाँ -A2 लिया गया है। इसके कहने का मतलब यही है कि अगर सरफेस लार्जर होगा, यहाँ पर देखिएगा सरफेस हमारा लार्जर हुआ, ये लार्जर सरफेस अगर हमारा बड़ा हुआ, सरफेस बड़ा, तो इसके लिए हमारा सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा।
अगर एरिया ज़्यादा लिखेंगे, सिंपल सा, एरिया अगर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा। अगर सरफेस एनर्जी ज़्यादा तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कम और स्टेबिलिटी भी कम, स्टेबिलिटी, ठीक। बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी तो सिंपल सी चीज़ है, हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सरफेस एरिया हम जानते हैं कि लगभग लगभग जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो स्फेयर ही माने जाते हैं, हालांकि इलिप्टिकल होते हैं बट वो बहुत 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 रेयर केस में होते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, न्यूक्लियस में ऑलरेडी हमने आपको क्लियर कराया हुआ है इसके पहले वाले वीडियोज़ में। तो उसमें आपने देखा कि वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं, पाए तो जाते हैं बट रेयर केस में। अधिकतर कौन पाए जाते हैं, हमारे ये जो स्फेरिकल में है, तो इसलिए हमारा स्फेरिकल ही माना जाता है। तो सरफेस एरिया जो है वो हमारा स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr², 4π। अब आर की वैल्यू कितनी होती है, r0 a की पावर 1/3 यही तो होती है ना आर की वैल्यू। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये जब आप पढ़ रहे थे न्यूक्लियर साइज जब पढ़ रहे थे तो ये आपको मिला था कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। भाई सिंपल सी बात है, मास नंबर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो वहीं से मिला था, वॉल्यूम की वैल्यू हमने रखी थी 4/3 πr³ प्रोपोर्शनल टू ए। r³ निकाले थे, ए के प्रोपोर्शनल ही निकले क्योंकि 4/3 इंटू पाई जो होता है वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल में ही आ जाएगा। आर की वैल्यू निकाले थे तो ए पावर 1/3 बचा था। एंड फाइनली आर की वैल्यू जब हम निकाले थे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r0 रखते थे इंटू ए की पावर 1/3। r0 क्या होता था, इंपीरिकल कांस्टेंट, वहाँ पर बताए थे ना इंपीरिकल कांस्टेंट। आज यहीं पर प्रूव होगा इंपीरिकल फार्मूला। तो वहाँ पर तो आप नहीं समझ पाए थे इंपीरिकल कांस्टेंट आखिर ये होता क्या है, यहाँ पर समझोगे। r0 क्या है, इंपीरिकल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होती है। ये हम पढ़े थे किसमें, न्यूक्लियर साइज में। बात क्लियर हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ये आगे, ठीक। ये रहा हमारा सरफेस एनर्जी टर्म, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर r की जगह हम क्या रख पाएंगे, r0 एक पावर 1/3। अगर यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से, सिंस r बराबर r0 एक पावर 1/3 कहाँ से मिला था, न्यूक्लियर साइज से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4π r0 का स्क्वायर करोगे r0 स्क्वायर बचेगा, एक पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक पावर 2/3 बचेगा। भाई ए की पावर 1/3 है, इसका होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई 2, एक पावर 2/3 नहीं बचा क्यों। उसके बाद हमारी वैल्यू जो आएगी सरफेस एनर्जी ES की जो वैल्यू आएगी, ES की जो वैल्यू आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर 2/3 के। देखिए ये हमारा सरफेस एरिया है 4π r0 स्क्वायर एक पावर 2/3। अगर हम सरफेस एनर्जी देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल होगा एक पावर 2/3, मतलब एक पावर 2/3 ज़्यादा, सरफेस एनर्जी ज़्यादा। और यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा न्यूक्लियस का तो इसकी सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा लेकिन स्टेबिलिटी कम। अगर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू आपकी निगेटिव रखी जाएगी। तो इसलिए हमने रखा ES इज इक्वल टू -A2 ए की पावर 2/3। इसलिए हमारी ये वैल्यू जो है वो निगेटिव में आएगी, अदरवाइज ये पॉजिटिव में ही होती है क्योंकि स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, वॉल्यूम एनर्जी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, ये स्टेबिलिटी को कम कर रहा है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टर्म में होता है हमारा कूलाम्बिक एनर्जी। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे कूलाम्बिक एनर्जी के बारे में। अगर हम बात करें कूलाम्बिक एनर्जी टर्म के बारे में, कूलाम्बिक एनर्जी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपको डिनोट किया जा रहा है। ये सेंटर से लेकर सभी, जैसे हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन होता है इसमें कूलाम्बिक एनर्जी में। प्रोटॉन है तो सभी अपने चारों ओर के जितने भी प्रोटॉन होंगे वो इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इनसाइड द न्यूक्लियस नॉट ओनली द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स बट देयर एग्जिस्ट कूलाम्बिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन दैट Coulombic force tries to break a part of nucleus away from nucleus, so it going to against the nuclear binding energy। मतलब इसके कहने का मतलब ये है न्यूक्लियस में ये हमेशा अट्रैक्शन ही नहीं होता है, जैसे प्रोटॉनों के बीच में ये क्या बोलते हैं, रिपल्सन भी होता है। ये देख पा रहे हो ना, ये जो डायरेक्शन लगाया जा रहा है किस तरफ, बाहर की दिशा में, देखो रिपल्सन। भाई प्रोटॉन सिमिलर चार्ज हैं P+ एंड P+, एक दूसरे को रिपल करेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में
रिपल्सिव नहीं लगेगा, क्योंकि ये न्यूट्रॉन भी हमारे जीरो और न्यूट्रॉन भी हमारे जीरो। जब न्यूट्रॉन हमारे जीरो हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से अनुभव करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा ही कूलम्बिक एनर्जी जो होती है ये क्या होती है, ये जो प्रोटॉनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है, और रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, इस न्यूक्लियस को तोड़ने का प्रयास करता है, न्यूक्लियस को तोड़ने का प्रयास करता है, इसकी स्टेबिलिटी को घटाता है और इसकी वैल्यू भी निगेटिव ली जाएगी। देख पा रहे हैं आप, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर बाद में आगे चल के निगेटिव ही आ रही है, माइनस का A3। बात समझ में आ रही है ना, इसी प्रकार से। तो आइए हम बात करते हैं अगेंस्ट द बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट ये कार्य करता है, ये रिपल करता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, बाधे रखती है, खींच के अपनी तरफ आकर्षित किए रहती। बट इसमें ऐसा नहीं होता भाई, देखो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस की ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक तो पहली चीज हमारी वॉल्यूम एनर्जी थी, सभी अपने पास पास के एटम बांधे रखते थे, सभी हमारा साथ में ही अप्लाई होता है, अलग अलग अप्लाई नहीं होता, एक ही साथ अप्लाई होता है। फिर सरफेस एनर्जी क्या था, बाहर के जो एटम थे, सरफेस पर जो एटम थे वो अप्लाई इंटरेक्शन होते थे, अट्रैक्ट किए जाते थे बगल वाले एटम के साथ। कूलम्बिक एनर्जी क्या करता है, यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या करता है कि जो प्रोटॉन है वो भी सभी को एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहीं पर देखेंगे, जैसे मान लो अगर हमारे दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन में कितना इंटरेक्शन होगा, केवल एक। भाई देखो, दो प्रोटॉन हैं उसमें एक ही इंटरेक्शन तो होगा, मतलब इसमें रिपल कर रहे हैं तो एक ही इंटरेक्शन हुआ ना, एक इंटरेक्शन। तीन प्रोटॉन है तो इसमें देख रहे हैं 3 इंटरेक्शन हो रहे हैं। ऐसे 4 प्रोटॉन है तो 6 इंटरेक्शन हो रहे हैं। 5 प्रोटॉन है तो 10 इंटरेक्शन हो रहे हैं। अब आयो समझाते हैं इसके बारे में। जैसे 2 प्रोटॉन है, एक इंटरेक्शन मिल रहा है, और एक इंटरेक्शन मिल रहा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हम फार्मूला बनाने के लिए हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 2 - 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटॉन मिले। जब 2 प्रोटॉन मिले 2 × 2 - 1/2, 3 मिलेंगे 3 × 3 - 1/2, 4 मिलेंगे 4 × 4 - 1/2। ये फार्मूला बनाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं। भाई सॉल्व करोगे इसको, 2 - 1 1 ही बचेगा, 2 × 1 = 2/2 बराबर 1 ही बचेगा, इंटरेक्शन 1 ही मिल रहा है। तीन न्यू प्रोटॉन रख लीजिए, 3 प्रोटॉनों में कितना इंटरेक्शन मिलेगा, 3 इंटरेक्शन मिलेगा। आप देखिए 3 प्रोटॉनों में कितना इंटरेक्शन मिल रहा है, 3 इंटरेक्शन मिल रहा है, 1 2 3। इसको अगर हम फार्मूला डिराइव कराने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, 3 × 3 - 1/2। भाई सॉल्व करेंगे इसको, 3 × 2 = 6/2, मतलब फाइनली हमारा 3 ही आएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास 4 प्रोटॉन है, तो कितने इंटरेक्शन मिल रहे हैं, एक इंटरेक्शन ये वाला, जैसे हम आपको फिर से एक बार डिनोट करा के दिखा देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 प्रोटॉन है हमारे पास, और चारों प्रोटॉनों में जो इंटरेक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिएगा, एक इंटरेक्शन तो ऐसा, ये एक इंटरेक्शन हुआ, दूसरा इंटरेक्शन कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, तीसरा ऐसे, 4 5 और 6, मतलब 6 इंटरेक्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक, तो जब आप 4 प्रोटॉन रखते थे तो यहाँ पर 6 इंटरेक्शन मिल रहा था, लेकिन यहीं पर अगर आपके पास 5 प्रोटॉन होते तो ये कुछ इस तरह, ये मान लीजिए आपके पास 5वां प्रोटॉन है, ये मान लीजिए ये हमारा 5वां प्रोटॉन है, तो 6 इंटरेक्शन ऑलरेडी मिला था, 4 इंटरेक्शन और मिलेगा। कैसे, आप इधर देखिएगा, एक इंटरेक्शन तो इससे और दूसरा इंटरेक्शन इससे, और ये हुआ हमारे 6 2 8, और एक ये 9 और 10 इंटरेक्शन मिलेंगे, जो कि आपको इस फिगर में और क्लियरिटी दिख रहेगी। तो जैसे मान लीजिए जब हम 2 प्रोटॉन रखते थे, एक इंटरेक्शन मिला था, 3 प्रोटॉन रखे 3 इंटरेक्शन मिला, 4 प्रोटॉन रखे 6 इंटरेक्शन मिला, एंड यहीं पर अगर हम 5 प्रोटॉन रखते थे यहाँ पर 10 इंटरेक्शन मिला। और इसको हम फार्मूला में डिराइव कराने के लिए कुछ इस प्रकार रखेंगे। जैसे मान लीजिए 4 प्रोटॉन रखे थे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 × 4 - 1/2। 5 प्रोटॉन रखें, 5 × 5 - 1/2, फाइनली हमारा कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 5 जा 20, 20/2 बराबर 10। मतलब इस प्रकार से हमारी वैल्यू मिली। क्लियर, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है जितने प्रोटॉन आप रख रहे हो तो n × n - 1/2, ये फार्मूला मिला कि नहीं मिल गया। आप जितने प्रोटॉन रखे n की स्थान पे उतनी वैल्यू रख देंगे, और फाइनली हमारा वो इंटरेक्शन की वैल्यू निकल आती है। क्लियर हुआ, फिगर से समझ में आया, आगे चले। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है इफ देयर आर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस देन नंबर ऑफ इंटरेक्शन। अगर यहाँ पर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होते, जैसे हमने माना कि अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन होते तो n -1/2 आता। अगर यहाँ पर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनसाइड द न्यूक्लियस के इनसाइड में हमने मान लिया जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो क्या रखोगे, z × z - 1/2 रखोगे ही नहीं रखोगे। तो इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, अगर उस न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम क्या रखेंगे, z × z - 1/2।
एंड हम देखेंगे कुलाम्बिक एनर्जी ऑफ टू प्रोटॉन्स। जैसे हम पढ़ते हैं कुलाम ला में, आपने पढ़ा था क्लास 12th में, तो वहाँ पर आपको मिला था कि अगर हम किसी भी दो प्रोटॉन के बीच में, हमने यहाँ पर रखा था दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, ये मान लीजिए आपका दूसरा प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में जो कुलाम्बिक एनर्जी होती थी, सपोज दैट ये आप देख रहे थे, इसके बीच का डिस्टेंस हमने रख दिया r, इसके बीच का डिस्टेंस r रख दिया, और इसकी जो वैल्यू हमने रखी, ये मान लो हमने वैल्यू रख दी इसका, क्योंकि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को लिखते हैं प्लस ई, प्रोटॉन को लिखते हैं प्लस ई, और जो कुलाम सला में हमने देखा था वो हमारा डिपेंड कर रहा था माइनस या प्लस चार्ज पे नहीं डिपेंड कर रहा था, क्योंकि कुलाम सला क्या बोलता था कि जो हमारा किसी भी दो आवेश के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है, उन दोनों आवेशों, उन दोनों चार्जों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, एंड उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो बताया जा रहा था ना कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2/r²। यही चीज़ आपको बताई गई थी। लेकिन आप जब यहाँ पर प्रोटॉन रखोगे तो यहाँ पर प्लस ई एंड प्लस ई चार्ज होगा, तो यहाँ पर अगर हम कुलाम्बिक एनर्जी निकालेंगे या फिर आप अगर फोर्स निकालोगे तो क्या निकालोगे, F की वैल्यू 1/4πε0 इंटू में Q1 की जगह क्या रखोगे, E इंटू ई, इंटू ई क्या हो जाएगा, E²/r²। लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स निकालने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आप एनर्जी निकाल रहे हो, तो एनर्जी क्या होता था, E बराबर F/Q0 होता था। तो F/Q0 रखते थे, Q0 यहाँ पर कोई पॉइंट सा चार्ज होता था, तो वहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज Q0 रखते थे, बट यहाँ पर अगर कोई दो चार्ज ही लिया गया तो F/Q ही रख देते थे। Q यहाँ पर क्या हो जाता था, Q यहाँ पर E हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में E²/r² डिवाइड बाई ई, एक ही से ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1/4πε0 इंटू में E/r²। अगर आप इतना ना सॉल्व करना चाहो तो आप डायरेक्ट, क्योंकि क्लास 12th में पढ़े हो ऑलरेडी, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। एनर्जी का फार्मूला होता क्या है, एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में कोई सा भी एक चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, क्योंकि एनर्जी जब आप निकालते थे तो दूसरा वाला चार्ज हमारा कोई पॉइंट चार्ज रखा जाता था, तो कोई सा एक चार्ज आप मान लो, कोई सा एक चार्ज हम ई मान लेते हैं अपन उसके बीच की दूरी का स्क्वायर, दैट इज ए एनर्जी। ये हमारी एनर्जी निकलती थी। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू निकली आप देख पा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, कुलाम्बिक एनर्जी फॉर टू प्रोटॉन्स इतनी 1/4πε0 इंटू E/r²। ठीक सर, यहाँ पर E² नहीं होगा, E/r² होना चाहिए था, ये यहाँ पर E/r² होगा, यहाँ पर भी E/r², यहाँ भी E²। ठीक, अब सही है। यहाँ पर वैल्यू क्या बताई जा रही है, ध्यान से समझिएगा, 1/4πε0 इंटू E/r²। अब देखिएगा कुलाम्बिक एनर्जी फॉर जेड प्रोटॉन, जेड प्रोटॉन के लिए कुलाम्बिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि आप अगर देखे थे जेड प्रोटॉन थे तो उसमें कितना इंटरेक्शन हो रहा था, Z इंटू Z माइनस 1/2। इसके लिए कुलाम्बिक एनर्जी क्या होगी, एक इंटरेक्शन के लिए कुलाम्बिक एनर्जी इतनी थी, इतने इंटरेक्शन के लिए कितनी हो जाएगी, इतना मल्टीप्लाई इतना, यही तो होगा ना। तो आप लिखो क्या, कुलाम्बिक एनर्जी यहाँ पर लिखो 1/4πε0 इंटू E/r²। यहाँ पर E एवरेज दिखा रहा है, R एवरेज, r² इंटू में इतनी जो वैल्यू थी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, Z इंटू Z माइनस 1/2। एंड हम सभी जानते हैं, इसको हटा दें, ये वैल्यू सबको मालूम है, हटा दिया, क्लियर, समझ में आ गया होगा ना आपको। 12th की चीज़ें तो भूले ही नहीं होगी ना, वाह सर हम लोग भूलने में बहुत स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमने ऐसा माना ये होता है, ये पॉइंट होता है, और इसके लिए एक अलग से डेरिवेशन है, और डेरिवेशन लगभग एक पेज का चला जाता है, डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है ना, तो आपको यहाँ पर डेरिवेट करना होगा। तो वैसे ही ऑलरेडी इंपेरिकल फार्मूला बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, आप याद कर लो। 1/r² वैल्यू होती है 3/2 इंटू r। आर क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर, बीच का डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, बीच का डिस्टेंस, और ये जो आर है कैपिटल आर, ये रेडियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है। यहाँ पर लिख लो वेयर, वेयर, वेयर स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस या सॉरी प्रोटॉन्स, क्योंकि आप प्रोटॉन्स ले रहे हो ना, डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों के बीच का डिस्टेंस है, एंड कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये चीज़ याद कर लेना। तो यहाँ पर जो 1/r² वैल्यू होती है वो 3/2 इंटू r होती है, इसके लिए अलग से डेरिवेशन है, मैं नहीं कराने वाला।
काफ़ी लंबा है। आप इसको याद तो कर सकते हो ना, अपान आर स्क्वायर बराबर 3/2 इंटू आर, सिंपल है। अब ध्यान से समझिएगा, जहां 1/r² था वहां पर हमने रख दिया 3/2r, ई की जगह ई ऑलरेडी हमारा रह गया। तो ये बचा क्या, 3 ये 4 2 जा 8 2 जा 16 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इधर बचा z माइनस 1/r0। आर की हमने क्या रख दिया, r0 एक पावर 1/3। सिंस यहाँ पर लिखा जा रहा है, सिंस r बराबर क्या होता है, r0 a की पावर 1/3। ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये पूरा हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट, इसकी जगह हम मान सकते हैं a3 माइनस का a3 एक कांस्टेंट है। माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि ये बाहर की तरफ जाने का प्रयास करता है, रिपल करता है, और ये स्टेबिलिटी को घटाता है, और जो चीज़ स्टेबिलिटी को घटाती है वो चीज़ माइनस में लिखी जाएगी, तो ये हमारा माइनस में ही हो जाएगा। हियर माइनस साइन यूज्ड बिकॉज कूलम्बिक एनर्जी वर्क अगेंस्ट बाइंडिंग एनर्जी, जो कूलम्बिक एनर्जी हो रही है बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट काम कर रही है, उसके विपरीत कार्य कर रही है। अब हम चलते हैं एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म की तरफ। तो हम डालेंगे एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म। एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म क्या होती है, यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म कि ये जो होता है, ये देख पा रहे हैं, ये किसके किसके बीच में कार्य करता है, डिफरेंट, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अलग अलग कार्य करता है, ठीक, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करता है। और जो हमारी पेयरिंग होगी वो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करती है। तो ये प्रकार से देखेंगे, कह रहा है कि न्यूक्लियाई टेंड्स टू गो टूवर्ड्स दोज कॉन्फ़िगरेशन इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। जो न्यूक्लियाई होता है उस कॉन्फ़िगरेशन की ओर, टूवर्ड्स दोज कॉन्फ़िगरेशन इन विच, मतलब जो न्यूक्लियाई होता है एक प्रकार से सबसे सिंपल समझ लेंगे, जो न्यूक्लियाई होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। दैट्स पॉइंट। न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आगे बताया जा रहा है, न्यूक्लियाई हैविंग कॉन्फ़िगरेशन इन विच आइदर n इज ग्रेटर देन p और n इज लेस देन p। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन की अपेक्षा, या तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की अपेक्षा कम है, तो आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होता है। मतलब न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होगा जब n इक्वल टू पी होगा। अगर n इक्वल टू पी ना हुआ, चाहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कम हुई प्रोटॉनों से या प्रोटॉन कम हुआ न्यूट्रॉनों से, तब वो अनस्टेबल हो जाता है। एंड अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके टू अचीव कॉन्फ़िगरेशन इन विच पी इक्वल टू n। और ये जो न्यूक्लियस होता है तब रेडियो एक्टिव डीके की तरफ अचीव करता है, और अंडरगो होता है, जाता है रेडियो एक्टिव डीके की तरफ। और इसीलिए क्यों जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार के स्टेबल बनना चाहता है जहां पर वो पी इक्वल टू n उसकी वैल्यू हो सके रेडियो एक्टिव डीके के कारण। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके के कारण हो रहा है, डीके मतलब घटना, डीके मतलब घटना, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू निगेटिव में ही ली जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपको ये फिगर दिया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे a इक्वल टू 16 रखा गया है यहाँ पर, तो आप देख भी सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 8 8 16। तो यहाँ पर जो लोअर एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बराबर हैं, तो n माइनस जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ रही है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे इस पॉइंट में, इसमें देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या कम है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या कम है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ हो, अगर मान लीजिए अगर हमें इसको बैलेंस करना है, जैसे इसको हटाना पड़ेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से हटा दें और ये यहाँ से हटा दें। अगर यहाँ से हटा के यहाँ पर हम लाते हैं, यहाँ से हटा के हम यहाँ पर मान लीजिए इसको, ये देखिएगा, इसको मान लीजिए हम यहाँ पर ला देते हैं, तो ये जाकर तब बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होने वाला। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर करेंगे क्या, सिंपल से कि टू ऑपरेट एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन n माइनस जेड इक्वल टू 4, देख पा रहे हैं ना, n माइनस जेड इक्वल टू 4, वी नीड टू कन्वर्ट n माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि हमें दो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। अगर हम दो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, अगर हमने न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में इसको कन्वर्ट कर दिया, यही तो लिखा जा रहा है ना, n माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 2 को, मतलब वही है n माइनस जेड इक्वल टू 2 टू 4, वही चीज़ हमने इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख दिए ताकि आगे चल के हम ऐसे यूज करेंगे।
तो दो न्यूट्रॉन को हमें यूज करना है, ये दोनों न्यूट्रॉन को आपको यहाँ पर प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, जिसके कारण ये इसकी तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। दीज न्यू न्यूट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल, ये जो नया न्यूट्रॉन होगा ये ऑक्यूपाई होगा हायर एनर्जी लेवल, यहीं पर देखिएगा इसीलिए लिखा जा रहा है हायर एनर्जी लेवल देन देयर प्रीवियस प्रोटॉन बाई ई, उसके प्रीवियस प्रोटॉन की अपेक्षा इसके पास ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। मतलब अगर हम इस न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करके इस प्रोटॉन में लाएंगे तो ये जो प्रोटॉन जब कन्वर्ट होगा इन प्रोटॉनों की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी होगा इसकी। मतलब जो कन्वर्टेड प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन से जो कन्वर्ट होकर प्रोटॉन में जाएगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो पहले के प्रोटॉन की एनर्जी से ज़्यादा होगी। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, प्रीवियस प्रोटॉन एनर्जी ई, अर्थात ई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2E/E, 2 लिख सकते हैं ना, हम इसको फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इक्वल टू, क्योंकि ये भी 2 ही, देखो इसको कट कर दोगे तो ई ही बचेगा हमारा, ये हमारा ई ही बचेगा, इसीलिए हम थोड़ा समझने के लिए इसको लिखे हैं कि ई इज इक्वल टू 2E/2। हम या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ 2 इंटू ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर हाफ 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 2, ये देखो ये रहा हमारी वैल्यू 2, अब इस 2 के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं ना, देखो ये वैल्यू मिली हमको 2 बराबर n-z/2, तो वही 2 जो हमने क्या लिख दिया n-z/2, तो फाइनली में वैल्यू क्या मिल गई हाफ n-z/2 इंटू ई, ये ई की वैल्यू मिली। ई कौन सा ई है, ये हमारा एसिमेट्रिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, एसिमेट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या फिर अभी हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वहाँ से आप बता सकते हो एसिमेट्रिक एनर्जी है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। कॉन्फ़िगरेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें टोटल एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, अब आप ही बताइए इसमें टोटल एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा। ई टोटल अगर हम निकालेंगे तो इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, यही तो करेंगे ना, इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, मतलब पहले तो हमारा ए था, इसकी एनर्जी कितनी थी n-z/2, ये तो करेंगे ना सर, ये टोटल एनर्जी टर्म है, एनर्जी टर्म मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं निकालोगे, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले की एनर्जी टर्म कितनी थी, ये n-z/2 इंटू में, दूसरे बाद की एनर्जी की टर्म कितनी आई, हाफ n-z/2 इंटू में, ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी बचेगा क्या, यहाँ पर देखेंगे n-z इंटू n-z का होल स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू में ई बचा रह गया 1/8। अब n की जगह पर क्या लिख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, a-z। भाई न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है, अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी तो a-z होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एटॉमिक मास होता था वो n+z होता था, n+z। हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते थे, a-z होता था। एटॉमिक मास में से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा दें, एटॉमिक नंबर को घटा दें, तो हमारा वैल्यू आती थी न्यूट्रॉनों की संख्या, तो वही चीज़ लिखी जा रही है। n की जगह क्या लिख देंगे, a-z, माइनस में z था ही, होल स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला क्या, a माइनस, हम ब्रेकेट हटाएंगे तो -z -2z का होल स्क्वायर, वैल्यू हमारी आई 1/8 a-2z का होल स्क्वायर अपान में a। तो यहाँ पर अब देखेंगे वैल्यू, क्यों अपान में कैसे आया, क्योंकि ई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, क्योंकि जो एनर्जी अगर बढ़ती है कब, जब हमारा एरिया कम होता है। वहाँ पर अभी आपने देखा था, अगर जिसका एरिया ज़्यादा सरफेस एनर्जी भी ज़्यादा लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कम, यही तो हमारा शो कर रहा है ना, बाइंडिंग एनर्जी ही तो शो कर रहा है। जो बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो एरिया हमारा कम होगा, तो यही है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी की बात चल रही है। तो ये देखेंगे ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/a। तो फाइनली हमारा मिला क्या, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी हमारा हट जाएगा, तो वैल्यू हमारी होगी, ये सॉरी 1/8 था, तो ये भी हमारी वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट में ही। और ये हम देख रहे थे निगेटिव वैल्यू शो कर रहा था, ये वैल्यू हमारी निगेटिव वैल्यू शो कर रहा था, यही तो देखेंगे ना, ये पॉइंट देखिए, पढ़िए, अंडरगो रेडियोटिव डिके में जाकर ये क्या कर रहा है, अपने एनर्जी को बराबर करने की कोशिश कर रहा है, n = p, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो -a4, इसलिए यहाँ पर वैल्यू
हमने माइनस में लगाई -A4, ऑलरेडी हमारा जो बचा था A-2Z का होल स्क्वायर अपान A, ये हमारा ET निकल गया। या फिर इसे हम सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं। कौन सा एनर्जी? सरफेस एनर्जी। एसिमेट्रिक एनर्जी पढ़ो ना आप, एसिमेट्रिक एनर्जी, EA भी बोल सकते हैं। देखो एसिमेट्रिक एनर्जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फटाफट से अब हम देख लेते हैं पेयरिंग एनर्जी, जो कि हमारा शायद लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या बोलता है? पेयरिंग एनर्जी ये कहता है कि स्टेबिलिटी अथवा बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ऑफ इवन न्यूक्लियाई, इवन न्यूक्लियाई का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है या फिर स्टेबिलिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम इवन और ऑड का होता है, और सबसे कम होता है हमारा ऑड और ऑड का। मतलब नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा इवन प्रोटॉन भी है, इवन न्यूट्रॉन भी है, जैसे 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी। अगर एक इवन है दूसरा ऑड है, मान लो 10 प्रोटॉन थे 9 न्यूट्रॉन था, ये क्या होगा? हमारा अनस्टेबल होगा। अगर दोनों हमारे 9 या फिर 9 प्रोटॉन हो गए 7 न्यूट्रॉन हो गए, दो के दोनों हमारे ऑड ही हो गए, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा जिसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो। उससे कम होती जिसमें एक हो इवन, एक इवन हो एक ऑड हो, दोनों में से कोई सी भी एक इवन एक ऑड हो सकता है। सबसे कम होती जिसमें दो के दोनों हमारे ऑड ही हो, मतलब दो के दोनों हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दो के दोनों हमारे ऑड ही हो। ऑड मतलब विषम। एक्सपेरिमेंटली हमें पाया गया कि ईपी जो होता है, मतलब पेयरिंग जो एनर्जी था, वो प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर -3/4। पहले भी आप सुन चुके हो इसको। जो ईपी था मतलब पेयरिंग एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर -3/4। वो प्रोपोर्शनल होता है -3/4 के। अब यहाँ पर पॉइंट समझने की बात है। अभी तक प्लस माइनस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस और जीरो तीनों लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा A5 यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म लगा गया, क्योंकि आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है ए की पावर -3/4। जब आप इवन न्यूक्लियाई लोगे तो ईपी जो होगा मतलब पेयरिंग एनर्जी ऐड होगी बाइंडिंग एनर्जी में। जब आप ऑड न्यूक्लियाई होगा तो जो सब्सट्रैक्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी में, पेयरिंग एनर्जी जो होगी बाइंडिंग एनर्जी में घटा दी जाएगी। अगर एक ऑड एक इवन लिया जाए तो कुछ भी नहीं लगेगा, तब इसकी कोई भी महत्व नहीं, पेयरिंग एनर्जी खत्म। इसलिए हमने रखा प्लस माइनस और जीरो। समझ लीजिएगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन हुए दोनों तो ऐड की जाएगी। अगर एक इवन हुआ एक ऑड हुआ तो कुछ नहीं अंतर होगा। अगर दो के दोनों ऑड होंगे तो हमारी सब्ट्रैक्ट की जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसीलिए प्लस माइनस और जीरो लगाया गया है। ठीक, अब हम निकालेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? वॉल्यूम एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कूलम्बिक एनर्जी प्लस एसिमेट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पर प्लस माइनस अलग तो लगाएंगे नहीं, इसलिए पूरा हमने लगा दिया प्लस माइनस जीरो। अब वहाँ पर डिपेंड करेगा कि ईपी कैसे आप ले रहे हो। अगर दोनों हमारे इवन हो गए तो आप ऐड कर दोगे, अगर हमारा एक इवन एक ऑड हो गया तो आप जीरो कर दोगे, अगर हमारे दोनों ऑड हो गए तो आप माइनस कर दोगे। यही है। और पेयरिंग एनर्जी, तो पांचों एनर्जी को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। पांचों एनर्जी जब ऐड करेंगे तो सबकी वैल्यू रखोगे। ईवी की वैल्यू हमारी मिली थी A1A, ES की वैल्यू मिली थी -A2 एक पावर 2/3, आप ऑलरेडी ऊपर देख चुके हो। EC की वैल्यू मिली थी -A3, ZZ -1 एक पावर 1/3, EA की वैल्यू मिली थी A4, हमने A4 कोई कांस्टेंट टर्म है याद रखना है, A-2Z का होल स्क्वायर अपान A। और EP की जो वैल्यू आप ऑलरेडी अभी देख रहे हो, ये देखो, ये A5 एक पावर -3/4 प्लस माइनस जीरो में। तो जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस अगर निकालोगे, अभी तक तो बाइंडिंग एनर्जी निकली, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकालोगे तो यही हमारा सेमी इंपिरिकल फार्मूला होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मतलब A से डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें A से A1A था, इसमें A से डिवाइड कर दोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ इसमें भी है, A1 बच गया माइनस। इसमें क्या था? एक पावर 2/3 था, A से डिवाइड कर दो, A से डिवाइड कर दो भाई, A की पावर 2/3 था अपान A कर दिए। इसको लिख सकते हैं 1 अपान A की पावर 1, 2/3 नीचे आ जाएगा, A की पावर -2/3, या फिर 1 अपान A की पावर 1 -2/3, या फिर 1 अपान A की पावर 3 -2/3, या फिर 1 अपान A की पावर 1/3। मिला कि नहीं? ये A की पावर 1/3 इसी प्रकार से सॉल्व हुआ है। बस क्या करेंगे? A से थोड़ा भाग करेंगे, बस इसमें 1 से भाग करेंगे। A की पावर 1/3 था, एक पावर 1/3 था नीचे में, और भाग करेंगे A से, +1 हो जाएगा तो A की पावर 4/3 हो जाएगी। देखिए 4/3 आया है। ठीक, इसी प्रकार से A में करेंगे तो A² हो जाएगा,
ए की पावर -3/4 था, ए की पावर -3/4 ऊपर था, इसको नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा अपान में 1/a की पावर 3/4 मल्टीप्लाई ए, इसको लिख सकते हो 1/a की पावर 3/4 प्लस 1/a की पावर 7/4, ये देखो 7/4 लिखा गया वही चीज़। तो ये वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू आई हमारी। दिस इज द सेमी एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी था, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। इसी के अनुसार अगर हम निकाले बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तब जाकर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और इसी तरह के लाइव लेक्चर्स आप देखना चाहते हो, कल का जो हमारा टॉपिक है ऑलरेडी हमने टॉपिक हेडिंग डाल दिया है, कल का टॉपिक याद रखना, सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियंस कल पढ़ाया जाएगा, कल लाइव क्लास चलेगी। और लाइव क्लास आने के लिए ध्यान से समझो, लाइव क्लास वही बच्चे देख पाते हैं जो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेते हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेते हैं। अभी भी अगर जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, तभी आप लाइव क्लास देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओ। मेरी कोई गारंटी नहीं, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप जानो। नोटिफिकेशन काफ़ी लोग लिखते हैं कि आप जब लाइव आते हो तो हम नहीं आ पाते, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो वो आपकी गलती है, सब्सक्राइब किए रहोगे तो, और बेल आइकन दबाना, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलता है, अदरवाइज़ कभी कभी नोटिफिकेशन छूट जाती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे करोगे, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी 100%। जब जब मैं लाइव आऊँगा तब आपको तुरंत लाइव का मज़ा मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो और कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी सोशल मीडिया आप फॉलो करना चाहते हो तो @union classes, कोई भी सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हो। कल की जो हमारी क्लास चलेगी सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।